हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के सारे कॉन्सेप्ट, सारे मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई में और नीट के लिए सभी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये है क्या, ये समझना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना पड़ेगा, और इसका कहां कहां यूज हो सकता है ये समझना पड़ेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप टाइम पे मत जाइए, कितना टाइम लग रहा है कॉन्सेप्ट पे जाइए, और उसके बाद सारे पीवाईक्यूज जो भी आपके लिए जो रिलायबल सोर्सेस से जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप करिए सभी बनेगा सर। ठीक है, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास है क्या ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझने से पहले मैं आपसे ये कहता हूं कि अभी तक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, एनएलएम ये सब कुछ पढ़ लिया। बाय डिफॉल्ट जो बॉडी होता था वो एक पार्टिकल होता था। तो आपने बड़े धूमधाम से एक बैंड बाजे के साथ पैराबोलिक पाथ बनाया सर, है ना। और पैराबोलिक पाथ के लिए सारे फॉर्मूले लिख दिए, चाहे वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो, रेंज हो, हाइट हो, सब कुछ लिखा सर। कभी सोचा है कि अगर एक नॉन पार्टिकल मतलब थोड़ा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए यूनिफॉर्म फील्ड में तो क्या होगा। बड़े साइज के एक पार्टिकल को फेंक दिया जाए फील्ड में तो क्या होगा। लाइक किसी मार्कर को फेंक दें, आपकी तरफ नहीं कहीं और फेंक दिया, क्या होगा। आप कहोगे कि सर मोशन जो होगा वो जिगजैग पाथ होगा। किसका? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। किसी एक पार्टिकल को उठाएंगे और उसके अगर पाथ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड सम जिगजैग लाइक थिंग। ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसे तो बॉडी के अंदर और बाहर के सारे आसपास के पार्टिकल्स का अगर पाथ ड्रॉ करे तो आपको एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। में बात को समझिए, यहां पे तो पक्के तौर पे इनसाइड द बॉडी होगा, बट अलग तरह के स्ट्रक्चर के लिए वो पॉइंट जो है आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। यू विल फाइंड परफेक्ट पैराबोला सर। एक ऐसा पॉइंट होगा इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए पाथ परफेक्ट पैराबोला होगा सर। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। मेरी बात समझ रहे? मतलब मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। एक सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहला जो पॉइंट समझ आया कि भाई इसका यूज क्या है, टू रिप्रेजेंट द मोशन। ठीक है, बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पार्टिकल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, उसी को लिखते हैं रिप्रेजेंट द मोशन। ठीक है, यहां तो बातें समझ आ रही है सर। तो यूनिफॉर्म फील्ड में सेंटर मास बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर मास ही सब कुछ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय सेंटर मास यूज कर लो तो मामला खराब हो जाएगा। जहां यूज कर सकते वहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ आई कि सेंटर मास है क्या। तो यहां तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास है क्या ये पता लग गया, ग्रेट। अब देखो कैसे कहां कहां यूज करना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम ये लिखेंगे हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, ये सबसे पहला मुद्दा होगा कि भाई सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे। तो देखो सबसे पहला हम लोग पहुंचते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसका एक अरेंजमेंट तैयार किया गया, उसको हमने सिस्टम बोल दिया। तो वी हैव M1, M2, M3 अप टू Mn है। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम है जो डिफरेंट पार्टिकल से बना है, उन सबकी एक पोजीशन तो होगी सर। और पोजीशन पता करने के लिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिखते हैं। तो आपने एक्स एक्सिस लिख दिया सर, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया। ठीक है, तो इन सब के लिए, इसके लिए एक्स वाई जेड होगा, इसके लिए एक्स वाई जेड होगा, इसके लिए एक्स वाई जेड होगा, कोई डाउट ही नहीं। सबके लिए अपना अपना एक्स वाई जेड होगा सर, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए होगा। तो इसी में एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसी में एक सेंटर ऑफ मास होगा जिसको हमने पी से लिख दिया। तो इसकी भी पोजीशन एक्स वाई और जेड। तो जो x लिखेंगे हम, ठीक है, जो x लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर मास, जो x लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, x1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसा आखिरी तक डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज x। सिमिलरली y मिल जाएगा, तो m1 y1 प्लस
m2y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कोई दिक्कत ही नहीं। सिमिलरली z मिल जाएगा सर m1z1 प्लस m2z2 प्लस डिवाइडेड बाय टोटल मास, कुछ इस तरह से ये एक्स वाई जेड ऐसे निकालते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर हो तो उसका सेंटर मास कैसे पता करते हैं, ये समझ आ रहा है। और आप ये ध्यान रखिए कि जेईई मेन और नीट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एक लाइन होता है वो यहीं से क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि सेंटर मास, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर मास, हाउ टू फाइंड द सेंटर मास ऑफ गिवन अरेंजमेंट, जो भी सेटअप जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो मान लो कैसे, मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, ठीक है, और यहाँ पे हमने m1 रख दिया, m2 रख दिया और m3 रख दिया। अब से कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो सबसे पहले सबकी पोजीशन लिख देते हैं सर, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम से पता लगता जाएगा कैसे करना है ना। तो भाई आपने इसको एक्स एक्सिस लिख दिया, इसको वाई एक्सिस लिख दिया, तो देखते ही देखते आप कह सकते हैं कि z 0 होगा, तीनों का 0 होगा। अब अगर इस पार्टिकल की बात करें, m1 की बात करें, तो सब कुछ 0, एक्स वाई भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे x इज ए बट y इज 0, यहाँ पे x a/2 हो गया सर। और y की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो ये a√3/2 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर हम यहां पे लिखना चाहते हैं x, तो देखो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू a, बिकॉज इसका x है, प्लस m3 इंटू a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास लिख सकते। सिमिलरली y कैलकुलेट करेंगे, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 प्लस m3 इंटू a√3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, समझ आई। तो जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है तो कैसे निकालते हैं सेंटर मास, पता चल गया, ठीक है। तो ये मेथड है, ये तरीका है, ऐसा याद रखना है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, क्योंकि इसी पैटर्न पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास, वो सब कुछ निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आपने बातें ढंग से समझ ली होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब भी है आपके पास तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ किसका उपयोग करना है ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेंटर मास अब सब कुछ ट्विटर पे लेके चले जाओगे तो काम खराब हो जाए, तो सेंटर मास को सब जगह लेके चले जाओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी सेंटर मास और कहीं सेंटर मास, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। हर एक मीडियम का अपना एक यूज है, ठीक है। तो यहां तो बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ग्रेट। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं कि भाई अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस अगर है, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आपने देखा कि कैसे m1 x1 m2, सपोज हमारे पास एक रॉड है, तो आइडिया भी समझते जाएंगे सर। एक रॉड है एक्स एक्सिस पे, तो देख के कॉमन सेंस कहता है, ऑल्दो कॉमन सेंस बहुत रेयर होता जा रहा है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कॉमन सेंस। तो एक्स एक्सिस पे l लेंथ और m मास का एक थिन रॉड रख दिया है। अब इसका सेंटर मास देखना है, कॉमन सेंस ये कहता है l/2 पे होगा, बट तरीका क्या होगा फॉर्म, क्योंकि कल को ये वेरिएबल मास वाला हो सकता है ना, कुछ अलग शेप हो सकता है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अच्छा m1 x1 m2 x2, तो वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ या फिर बिल्कुल फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान सकते क्या। तो किसी एक पार्टिकल को आप x पे जाके देख सकते हो क्या, अगर मैंने इसको dx लिख दिया, तो x पे जाके एक पार्टिकल, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसको dx एज्यूम कर लिया, तो इसका जो मास होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। यहां तक तो बातें समझ आ रही है, m/l इंटू dx। अब अगर हम उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करें कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, तो मैं तो सिर्फ dm इंटू x लिख पाऊंगा सर। और अगर इंटीग्रेशन लगा दूं तो अपने आप ये सब यहां से वहां तक सम हो गया। तो बस ये करना है गुरु, नीचे टोटल मास, तो उसको भी ऐसा लिख सकते, दिस वुड बी द मेथड। अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो ये मेथड रहेगा। तो सिमिलरली y निकाल सकते हैं आप सर, कितना आ जाएगा dm y। सिमिलरली z निकाल सकते हैं सर आप, बस हो गया।
तो ये ख्याल रखना है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो दिस वुड बी द मेथड। ठीक है, अब एक रॉड का मैं निकाल के दिखाई देता हूं कि L/2 कैसे आया सर। तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या करोगे, वो सब कुछ पता चलता चला जाएगा सबको सर। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो x पे गए, dx एक एलिमेंट लिखा, अब वही चीज लिख दो तो dm को क्या लिख सकते हैं, m/l इंटू dx। ठीक है, इंटू x इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 to l, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, dm का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए m/l कांस्टेंट है, L²/2 हो जाएगा, और ये पूरा इंटीग्रेट होके m हो जाएगा, सब कट पिट गया सर, आ गया। ठीक है, तो वही आप तब यूज कर सकते हैं जब वेरिएबल मास हो। जब वेरिएबल मास हो तब भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि यहां पे लिखा होता लैम्डा इज लैम्डा नॉट एक्स, तो L/2 नहीं होता ना, थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया होता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे देखोगे तो आगे ज्यादा हैवी था, तो हम ऐसे ही लिखते लैम्डा नॉट एक्स dx। ठीक है, इंटू एक्स इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट एक्स dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l 0 to l हो जाता। तो तरीका क्या है समझ आ गया, मेथड क्या है ये समझ आ गया, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को होनी चाहिए। तो एज फार एज कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, तो ये समझ होगा। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं होगा डिराइव करने के लिए, है ना। तो अगर मान लो आप ऐसा लिखो कि हाफ रिंग दे दिया, ठीक है, हाफ रिंग इट इज आर, मास m गिवन है, तो हाफ रिंग अगर है, ठीक है, तो आप याद रखिए ये कहां जाएगा, 2r/π पे, क्योंकि x तो 0 हो ही जाएगा। मेथड क्या होगा यहां पे भी आप सोचिए, मेथड की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या करोगे सर, ऐसे गए थीटा पे गए, डी थीटा ले लिया, ये इसलिए कि अगर वेरिएबल डेंसिटी आ जाए, मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहां पे dm लिख लेंगे, dm कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, dm लैम्डा गिवन होगा, तो अब देखो इसका x तो 0 ही होगा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। y की अगर बात करें, वी हैव r साइन थीटा, बस खत्म, लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा, इंटीग्रेशन 0 to π अपॉन टोटल मास, तो लैम्डा टोटल मास को डायरेक्टली लिख देते हैं ना सर। ठीक है, तो ये जब लिखेंगे विल बी गेटिंग दिस। तो अगर हाफ रिंग की बात करते हैं तो सेंटर मास कहां पे होगा, पता लग गया, ग्रेट। ठीक है, अगर हाफ डिस्क हो, अगर हाफ डिस्क हो सर, ठीक है, तो इसका जो सेंटर मास होगा कैसे करेंगे, आप फिर आधा रिंग लेकर के इंटीग्रेट करोगे, बट यहां पे क्या होगा, देखो इसका जो पोजीशन आएगा, इसको थोड़ा नीचे रखता हूं, इंक आएगा 4r/3π, हाफ रिंग का 2r/π, डिस्क का 4r/3π। ठीक है, अब अगर हम यहीं से देखें तो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें एक रखते हैं सॉलिड हेमीस्फीयर, दूसरा हॉलो स्फीयर, इसको रख देते हैं सॉलिड बॉस, और इसको लगते हैं हॉलो। तो हॉलो के लिए r/2, हॉलो के लिए r/2, और सॉलिड के लिए 3r/8। तो सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए 3r/8, हॉलो के लिए r/2, ये लिख दिया आपने। अब यहीं पे 3/4 में लिख देते हैं, ये मेथड तो समझ आ ही गया होगा सबको। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको याद रखना है, ये तो फ्रिक्वेंटली यूज होता है सर, ये रिंग तो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे कोन का लिखना चाहते हैं, अगर हम कोन का लिखना चाहते हैं तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, एक बार सॉलिड और एक बार हॉलो, सॉलिड और हॉलो। ठीक है, तो देखो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो ये h/4 पे जाएगा। ठीक है, और अगर हॉलो की बात करते हैं तो ये h/3 पे जाएगा। सॉलिड में h/4, हॉलो में h/3 पे, अगर हम कोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कभी मान लो बाकी क्यूब का सेंटर पे सब हो तो तुम्हें पता ही है ना, अगर ट्रायंगुलर लैमिना हो गया, ट्रायंगुलर लैमिना अगर हो गया तो मीडियन समझते हैं ना, मीडियन मतलब सामने यहां से एक वर्टेक्स से उठाओ, उसके मिडिल पे खींच दो, इसके वर्टेक्स से उठाओ, इसके मिडिल पे पहुंचा दो। ठीक है, यहां से लिखो और इसके, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना, तो हम ट्रायंगुलर लैमिना के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस,
लिख सकते। तो सेंटर मास के लिए कॉन्टिन्यूस बॉडी में इतना सा फॉर्मूला याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बट मेथड जरूर याद रखिएगा, व्हेनेवर वी हैव नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, वेरिएबल डेंसिटी होगी, देन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाकर के डिराइव जैसा करना पड़ेगा। वो मैं आपको समझा चुका हूं कैसे लिखना है, ठीक है। तो इतना सा काम था कि अगर हम सेंटर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता करने के लिए। अब देखो इसमें क्या कुछ और पॉइंट्स आ सकते हैं। अब देखिएगा, देखो किसी भी चीज को जितना सिंपल रखोगे ना काम उतना आसान होगा, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना मुश्किल में जाओगे, ठीक है। तो आप सिंपल रखो बट समझो, सॉलिड तरीके से पकड़ो, और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा सर, ठीक है। अब देखिए सर, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता कि भाई एक रॉड है, इधर इसका मास m है, लेंथ l है, और एक इधर रिंग ऐसा पहना दिया, इसका मास m1 है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले कोशिश करिए ना इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाली चीज में पहुंच जाइए, है ना। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो अब देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस दिखेगा। अब इसको पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको 0 0 लिख सकते क्या? किसके लिए? रॉड के लिए। रॉड यहीं पे है, और अगर हम रिंग की बात करते हैं तो आधा रिंग कहां चला जाएगा? एक्स एक्सिस पे तो 0 आएगा, वाई पे 2r/π लिख सकते क्या? अभी मैंने बताया था, और इसका मास m1 होगा। तो तरीका क्या होगा समझ आ रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, उस सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर काम बहुत आसान होगा। एक्स तो आपको देख के 0 लग रहा है, वाई m इंटू देखो 0 प्लस m1 इंटू 2r/π डिवाइडेड बाय टोटल मास, खत्म कहानी, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही? कोई दिक्कत है किसी को? लिख सकते हैं सर यहां तक? पता सुबह मैंने बताया, सुबह यार यही लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था और वो कुछ लफड़े की वजह से वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, है ना। तो देखो स्वेटर भी पहन लिया, ठंड है नहीं वैसे यार, है ना, लेकिन लोग कहेंगे इतनी सर्दी, पता नहीं इसके बाद स्वेटर है भी कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात समझ आ रही? कोई दिक्कत है किसी को? ग्रेट, ठीक है। हाँ ऐसा छत हटा करके भी हवा ला सकते हैं, लेकिन हाँ, तो यहां तक बातें समझ आ रही? मुझे लगता नहीं कि कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को होगी सर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक कैविटी वाला बड़ा फेमस रहता है मामला। तो कैविटी में आपको परेशान नहीं होना है कि भाई एक मास है, डिस्क है, और इसमें कैविटी बना दी। तो डिस्क अगर है तो कंप्लीट डिस्क होता तो एम मास यहां पे 0 0 पे होता। अब इसमें अगर एक कैविटी बनाई है तो बेटा आपको क्या करना है ना, पूरा डिस्क रहने देना है। एक्चुअल में ये दिया हुआ मान लो क्वेश्चन कि यहां पे कुछ है नहीं, यहां पे कुछ है नहीं, तो तुम ऐसा मान सकते हो नहीं जी, पहले तो पूरा डिस्क था और यहां पे कैविटी है, मतलब नेगेटिव मास है, तो वो कंपनसेट कर लेगा। पूरा डिस्क भी है और वो कैविटी भी है विथ नेगेटिव मास, बस। तो यहां पे मास ऑफ कैविटी को क्या हम m/4 लिख सकते हैं? कैसे लिखा? 10th में तो ध्यान कम ही रहा होगा मैथ्स पे, तो चलो m/πr² इज द मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस पार्ट विच इज πr²/4। तो यहां से अगर आप देखेंगे इट इज सिंपली m/4 लिख सकते। तो हमें क्या करना है, पूरा डिस्क m मास और कैविटी इसके सेंटर पे है। कहां पे है भाई? तो r/2 और 0 पे है, लेकिन इसके मास को तुम -m/4 लिखोगे, बस। इसके बाद अप्लाई कर दो, इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। इस पैटर्न पे कई सारे सवाल पूछे, कहीं पे ट्रायंगल काट दिया भाई, स्क्वायर कट कर दिया, तुरंत फटाफट कर लोगे सर, है ना। तो अगर हम x की बात करते हैं, y कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। x पे m इंटू 0 प्लस कैविटी वाले मास को माइनस में लिखना है, ठीक है, इनटू इसकी पोजीशन r/2 डिवाइडेड बाय यहां पे भी -m, दैट्स ऑल, विल गेट द रिजल्ट। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह का मामला होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते थे, ये तुमने समझ लिया। अब उसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, ओ भैया भैया भैया, अरे काहे भड़क रहे हो जी, हैं? अब देखो सर, यहां तक बातें समझ आ रहा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए अगला जो पॉइंट है कि भाई आपने लिखा x इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस ऐसा ऐसा डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, तीनों x y z तीनों एक साथ ले आए, तो क्या हम r लिख सकते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा कर सकते क्या?
बिल्कुल कर सकते। तो अगर ऐसा लिख दिया सर, अब जरा सा सोचिए, किसी एक पार्टिकल को खिसका दिया तो सेंटर मास तो पक्के तौर पे खिसकेगा, दो को खिसकाया तो सेंटर मास नहीं भी खिसक सकता, एक दूसरे को कंपनसेट कर ले। लेकिन हम इन जनरल ये कह सकते कि अगर कोई एक पार्टिकल या मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम का खिसकता है तो सेंटर मास खिसकने के चांसेस हैं। एक पार्टिकल खिसकता है तो 100% खिसकेगा, एक से ज्यादा पार्टिकल्स अगर सिस्टम का शिफ्ट हो रहा है तो सेंटर मास भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें से किसी एक को वेलोसिटी दे दी जाए तो डेफिनेटली सेंटर मास के पास भी वेलोसिटी होगी, और सभी को वेलोसिटी दे दी जाए तब पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी होगी। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे बेटा तो सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास मिल गया क्या, एंड इट शुड बी इक्वल टू m1v1 m2v2 ऐसा डिवाइडेड बाय टोटल मास। लिख सकते क्या, मैंने जैसा बताया वही पैटर्न फॉलो करना है सर, है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर। इसको बस एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें ये रिजल्ट मिल गया। फिर से अगर डिफरेंशिएट कर ले तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा क्या, देखो m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लिख सकते। तो ये इन जनरल हमने पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिख दिया। अगर मेरे को एक्स पे ही चाहिए, एक्स पे ही चाहिए तो क्या करेंगे, है ना। कई लोगों का काफी इंटरेस्ट रहता है ना, कि नहीं हमें तो एक्स पे ही चाहिए, है ना। तो अगर आप एक्स के हिसाब से देखेंगे तो वी एक्स इट कैन बी रिटन एज m1 vx1 प्लस m2 vx2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास, लिख सकते। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास अलोंग एक्स एक्सिस m1 ax1 m2 ax2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा लिख सकते हैं क्या। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर किसी को। तो ये तरीका था, तो ये कुछ याद रखेंगे आप, है ना। इसको हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहीं से जैसा मैंने बताया कि अगर एक पार्टिकल को खिसकाए या बहुत सारे पार्टिकल को खिसकाए, सेंटर मास खिसक सकता है। एक पार्टिकल में तो पक्के खिसकेगा, बाकी में पॉसिबिलिटीज देयर। तो देखो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास कैन बी रिटन एज m1 शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 shift in position of second particle and so on divided by total mass। लिख सकते क्या। तो ये शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास। इस पे बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन आते हैं तो उसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग सर। या तो बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, ग्रेट। यहां पे आप जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है m1, इसको वेलोसिटी दे दी v1 θ1 एंगल पे। दूसरा पार्टिकल है m2, इसको वेलोसिटी दे दी इधर v2 θ2 एंगल पे। इसकी स्पीड पूछ ली गई, तो आपको क्या करना है ना, सिंपल तरीके से, अच्छा m1 तो v1 cos θ1 v1 sin θ1, फिर अच्छा m2 v2 cos θ2 एंड v2 sin θ2। अब आप पहले वेलोसिटी निकाल लो, तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी m1 इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लिख सकते, प्लस m2 वेलोसिटी तो माइनस में लिखेंगे अपॉन टोटल मास, लिख सकते क्या। तो ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे वेलोसिटी मिल जाएगी सर, कैसे, तो m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो दिस वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं। लेकिन आप स्पीड निकालने को अगर आपसे कहा गया है तो आप ये कह दोगे रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दिस वुड बी द स्पीड। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है। ठीक है, अब आखिरी एक पॉइंट पे आते हैं जो कई जगहों पे यूज होगा। ठीक है, कि सेंटर मास का इस्तेमाल, है ना। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप सेंटर मास का इस्तेमाल करिए, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो, और कहीं भी नहीं। यूनिफॉर्म फील्ड है तो मोशन के लिए एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती से भी इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं। वो अलग बात है कि स्फीयर के लिए यूज हो सकता है, कोइंसिडेंस है वो, ठीक है, यस, तो इसका ख्याल रखिएगा। दूसरा, अगर एफ नेट एक्सटर्नल दिया हुआ है तो एफ नेट एक्सटर्नल को मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास लिखने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल
सही है। अगर आप इनिशियल फ्रेम है, अगर आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। बट लॉज ऑफ मोशन है तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। अब एक स्पेशल केस पे जाते हैं कि इफ एफ नेट इज जीरो, इफ एफ नेट एक्सटर्नल इज जीरो, तो सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी जीरो हो जाएगा। और अगर आपसे कह दिया कि यार इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो गिवन है, अगर ये गिवन है तो भाई साहब शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास पक्के तौर पे जीरो होगा। तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास पक्के तौर पे जीरो होगा, होगा बिल्कुल। तो इस पे बेस्ड एक दो सवाल पूछे जाते हैं, खूब कहानियां बनती है, बोट है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बाबूजी बीच में बैठे, वहीं मिलना है, उधर मिलना है, बोट किधर जाएगा उधर। आइडिया क्या है? बहुत सिंपल है कि एक प्लैंक है जो स्मूथ सरफेस पे रखा है, एक प्लैंक है जो स्मूथ सरफेस पे रखा है, ठीक है। और इस पे एक आपके जैसा कोई बालक है। अब जो बालिकाओं को कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये एम मास है, ये स्मॉल एम है, ये M1 है, ये कैपिटल एम है, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया, और लेंथ ऑफ द प्लैंक L गिवन है। अब कहते हैं कि भाई इसका कुछ मन में कुछ आया और ये इधर चल पड़ा सर, चल के यहां तक पहुंच गया। तो जब ये चल पड़ा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड लग रहा होगा क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, बाद में फिर स्लो डाउन हो रहा होगा वो अलग, बट ये फॉरवर्ड चला तो ये पक्के तौर पे बैकवर्ड चलेगा। तो यहां पे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, अगर M1 प्लस M2 लिख देता हूं मैं इसको, M2 सिस्टम की बात करें तो F नेट जीरो हो गया, और इनिशियली वो रेस्ट पे था, U भी जीरो है, U सेंटर मास जीरो है। तो जब वो चल के वहां पहुंचा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो बनाना। तो आप बाद का फोटो बना लीजिए। तो प्लैंक पीछे खिसक गया होगा, मान लो ये X से पीछे खिसक गया, अब बंदा दूसरे एंड पे पहुंच चुका है, दूसरे एंड पे पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे कि भाई एफ नेट जीरो है, यू जीरो है, तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास भी जीरो होना चाहिए। और शिफ्ट में क्या लिखेंगे? M1 डेल x1। तो M1 मतलब वो बंदा, और ग्राउंड के फ्रेम से पूरी कोशिश करिए, तो x1 मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स होगा, क्योंकि पीछे x चल चुका है। तो अब क्या लिखोगे? M1 इंटू L माइनस एक्स प्लस M2 इंटू माइनस एक्स, बेटे जी इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहां से लिख दीजिए सर M1L माइनस M1X minus M2X equals to 0, so that X equals to M1L upon M1 plus M2. That's all. कोई दिक्कत है किसी को? तो सेंटर ऑफ मास क्या था? अब जेई मेन और नीट के हिसाब से देखें तो सेंटर मास कैसे निकालते वहीं से काम हो जाता है, ठीक है। बट कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। जब एडवांस के क्वेश्चन चल रहे होंगे तो हम इन बेसिक्स का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। दिमाग लगाते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और अपने पे भरोसा रखिए। क्रॉस चेक हर चीज को करिए, ठीक है, क्रॉस चेक हर एक चीज को करिए, ठीक है, फिर आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपसे वापस मुलाकात होती है, बाकी देख लीजिएगा आप जो कर सकते हैं, है ना। ओके बाय, टेक केयर।